इलिस्ट्रेशन 1, 2 और 3 आपका चैप्टर 7 का आईटीसी का हम लोग आज करेंगे। और जो आपका टेस्ट योर नॉलेज है, टेस्ट योर नॉलेज, ये आपको एक डिफरेंट दूसरा प्लेलिस्ट है मेरा, ठीक है। मिस्टर एथिस्ट के पेज पे जाके अगर आप मिस्टर एथिसिस्ट के पेज पे जाके अगर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ टेस्ट योर नॉलेज करके एक प्लेलिस्ट होगा, समझ गए। वैसे आपको कुछ भी मतलब जानना हो सब प्लेलिस्ट वाइज बना हुआ है, तो आप सीधा सीधी पेज पर जा कर के प्लेलिस्ट में जाके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर अभी तो नहीं बना है, इसमें शायद 17-18 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। चैप्टर 5 तक का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे, लेकिन ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे आईटीसी का भी क्वेश्चन आंसर अपलोड हो जाए। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर का जहाँ तक बात है तो टेस्ट योर नॉलेज वाले प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 में क्या है हम लोग देखते हैं। अब जो पहला इलस्ट्रेशन है काफ़ी सिंपल है। क्या कहा, विजय सेल एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब इनपुट और इनपुट सर्विस का बात हो रहा है। इनपुट और इनपुट सर्विस, ठीक है, मैंने आईटीसी ऑन गुड्स और आईटीसी ऑन सर्विस, जो कि 10 लाख का है, ठीक है। पर जो मेरा सप्लायर है, मैंने जो भी सप्लायर है, उसने मिस्टर विजय का 100 इनवॉइसेस तो इशू किया है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारा हो, जरूरी नहीं कि एक ही सप्लायर हो, बहुत सारा सप्लायर है इसका। उन सब सप्लायरों में 100 इनवॉइस है टोटल, ठीक है, सबका मिला के। उस 100 इनवॉइस में सिर्फ और सिर्फ 80 इनवॉइस का डिटेल अपने अपने GSTR 1 में दिखाया है। क्योंकि सिर्फ 80 इनवॉइस का डिटेल दिखाया है और 80 इनवॉइस का आईटीसी का अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो है 6 लाख, जबकि टोटल जो आईटीसी का बात है जो मिस्टर विजय ने पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेस, जो मिस्टर विजय ने एट द टाइम ऑफ परचेस पे किया होगा अपने सप्लायर को, ताकि वो लोग जमा कर दे और जमा करने के बाद उसके GSTR 2B में दिखने लगे। लेकिन उसमें से 20 इन्वाइसेस जमा नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 80 इन्वाइस अब तक GSTR 1 में फाइल हुआ है। तो GSTR 2B में भी सिर्फ और सिर्फ 80 इन्वाइस ही दिख रहा होगा 11 तारीख, ठीक है। अगर 11 के बाद भी अगर कोई फाइल करता है GSTR 1 तो फिर आपको GSTR 2B में नहीं दिखेगा, फिर वो नेक्स्ट मंथ के GSTR 2B में दिखेगा। और GSTR 2B जनरेट होता है 13 तारीख को, नेक्स्ट मंथ के 11 तारीख तक। अगर GSTR 1 आपने भर दिया तो GSTR 2B के अगले महीने के 13 तारीख को GSTR 2B जनरेट होगा, उसमें आपको दिखता है, ठीक है। अगर नहीं किया, अगर 12 को किया, 13 को किया, कभी भी किया, 15 को किया, तो फिर वो GSTR 2B के नेक्स्ट मंथ में दिखेगा। हाँ, बट GSTR 2A के करंट मंथ में ही दिखेगा, ठीक है। GSTR 2A समझो रियल टाइम है, वहाँ पे तुमको मंथ वाइज ही दिखेगा। उसमें तुमको कभी भी फरवरी के महीने में मई का इन्वाइस नहीं दिखेगा। GSTR 2 में फरवरी के महीने में सिर्फ और सिर्फ फरवरी का इन्वाइस ही दिखेगा। लेकिन GSTR 2B में आपको फरवरी का इन्वाइस दिख सकता है, आपको जनवरी का इन्वाइस दिख सकता है, आपको दिसंबर का दिख सकता है, जून, जुलाई, अगस्त किसी भी महीने का जो पिछला पास्ट मंथ है किसी भी महीने का दिख सकता है। तो GSTR 2B में सब रियल टाइम नहीं है, वो जनरेट होता है, ठीक है, 13 तारीख को, और उसमें किसी भी महीने का इन्वाइस हो सकता है। लेकिन GSTR जहाँ तक 2A का बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट मंथ का ही इन्वाइस दिखता है। तो GSTR 2A से मतलब तो रहा नहीं, GSTR 2B ही सब कुछ है, ठीक है। GSTR 2A सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस और मैचिंग पर्पस के लिए अब है, ठीक है। तो क्योंकि GSTR 2A में मात्र 6 लाख का आईटीसी दिख रहा है, तो अब ऐसा बात है विजय सेल सिर्फ और सिर्फ 6 लाख का आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है अक्टूबर के महीने में। हाँ, अक्टूबर के महीने के बाद अगर कोई चढ़ाता है बाकी 4 लाख के इन्वाइसेस को, तो वो फिर आने वाले अपकमिंग मंथ में अगर GSTR 2B में दिखता है तो फिर वो 4 लाख को क्लेम कर सकता है, अन्यथा नहीं क्लेम करेगा। इस सेक्शन में पहले 5%, 10%, 20% था, इस तरह का सेक्शन था शुरू में। ये पहले शायद 20 आया, फिर 10 आया और फिर 5 हुआ था। अब कुछ नहीं है, जितना GSTR 2B में दिखता है उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो गया, पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, समझ गए। अब आता है दूसरा इलस्ट्रेशन। इसमें क्या है, इसमें आपको पता करना है कि एक PQR कंपनी है,
रजिस्टर्ड सप्लायर है बेंगलुरु का, इज़ अ मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उसने जीएसटी पे किया है अपने सप्लायर को, पीक्यूआर ने अपने सप्लायर को जीएसटी पे किया है, ठीक है। जब उसने पे किया तो ऑब्वियस सा बात है उसके GSTI-2 भी माना चाहिए, उसको ITC मिलना चाहिए। अगर ITC नहीं मिलता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा, अगर इनपुट नहीं मिले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा ना। अगर मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा, 18 रुपये GST दिया और मुझे इसे फर्दर सप्लाई करना है, अगर मुझे ITC का मिल जाए तो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स का दाम 100 रुपये ही रह जाएगा। लेकिन अगर मुझे ITC ना मिले तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड 118 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है मुझे इस सामान को 118 के ऊपर ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ख़रीदने में 118 लगा है। लेकिन अगर ITC मिल जाता है तो उस केस में हमको बस मेरा कॉस्ट जो है सिर्फ 100 पे है, ठीक है। तो इसी कारण से ITC इस केसेस में हम देखेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एलिजिबल है कि नहीं है। अब तक जो हमने सारा ऊपर से नीचे तक पढ़ा है इसमें सब कुछ आएगा। जैसे पहला केस बोला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे। अब हमें पता है अगर कंपनी ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उस पर ITC मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब वो स्टैचुरी रिक्वायरमेंट के अंदर पे किया गया हो, ठीक है, स्टैचुरी ऑब्लिगेशन हो। तो क्या इस केस में स्टैचुरी ऑब्लिगेशन है? तो लिखा हुआ देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन, तो इसने अपने मनमर्जी से किया है, तो इस केस में ITC नॉट अवेलेबल। समझ गए? 17(5) ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कवर हो गया। रॉ मटेरियल परचेज फॉर विच इनवाइस इज मिसिंग, सेक्शन 16, जो वहाँ कंडीशन बताया था आपको, क्या बोला था कि इनवाइस का होना बहुत ज़रूरी है, डिलीवरी चालान से कोई मतलब नहीं है, इनवाइस का होना बहुत ज़रूरी है ITC लेने के लिए। समझ गए? तो 38,000 नहीं मिलेगा। समझ गए? रॉ मटेरियल परचेज विच आर यूज्ड फॉर जियो रेटेड सप्लाई। अब ध्यान देने का बात है कि जियो रेटेड सप्लाई में ITC अवेलेबल होता है, भले ही जियो रेटेड सप्लाई एग्जम्प्ट सप्लाई हो, मतलब आपने भले ही एक्सपोर्ट एग्जाम सप्लाई का किया हो, फिर भी आपको ITC मिलेगा, एज इट इज़ मिलेगा। आपको कुछ रिवर्सल नहीं निकालना उस केस में। आपने भले ही जियो रेटेड सप्लाई में एग्जाम सप्लाई किया हो, आपको ITC मिलेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कहता है, उसने कहा कि जो सीरियल नंबर 3 में इनवर्ट सप्लाई है, वो कह रहा है वो एग्जाम्ड सप्लाई के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जाम्ड गुड। तो हमें तो पता है कि अगर एग्जाम्प्ट गुड्स के लिए एक्सक्लूसिवली यूज़ हुआ है तो ITC अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जियो रेटेड सप्लाई है तो भले ही वो एग्जाम्प्ट सप्लाई ही क्यों ना हो, उस पर ITC एज इट इज़ अवेलेबल होता है, तो 50,000 अवेलेबल होगा। ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री। अब जब रिपेयर का बात आया तो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि कैपिटलाइज होगा कि डेबिट होगा। अगर डेबिट हुआ है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा, अगर डेबिट हुआ है तो चाहे कोई भी सप्लायर हो, चाहे वो सेम बिजनेस में हो चाहे ना हो, क्योंकि 3 कंडीशन थे। अगर आप सेम बिजनेस में हैं तो आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का छूट मिल सकता है, अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ किया है। अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो मिल सकता है, या फिर प्रॉफिट लॉस में डेबिट हुआ है तो मिल सकता है। तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी और प्रॉफिट लॉस में डेबिट वाले केस में कहा गया था कोई भी सप्लायर, किसी भी सप्लायर को मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ है, ये एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, एज़ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होगा, एज़ पर इंड AS होगा। ठीक है। तो इस केस में ये अलाउ होगा। कंपनी परचेज द कैपिटल गुड फॉर 4 लाख एंड क्लेम डिप्रिसिएशन ऑफ 44,800 एट द रेट 10% ऑन द फुल अमाउंट। मैंने GST अमाउंट को इंक्लूड करके GST कंपोनेंट पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है। तो आपको बताया हुआ था डुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा, या तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम करिए GST कंपोनेंट पे, या फिर GST कंपोनेंट का ITC क्लेम करिए। तो क्योंकि इस बंदे ने क्या किया, डिप्रिसिएशन क्लेम किया GST कंपोनेंट पे, तो इस बंदे को इस पर ITC नहीं मिलेगा। तो अब तक जो ITC अवेलेबल है मेरे पास वो है 80,000। समझ गए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर PQR कंपनी अवेल ITC ऑफ 2,40,000 ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विच वॉज डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर। सितंबर में कुछ खरीदा था, ठीक है, तो डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दिया गया। अब ये आप आगे पढ़िएगा, जब जॉब वर्क का चैप्टर आएगा तो वहाँ लिखा हुआ है इस केस में आपको ITC अवेलेबल होता है। अगर डायरेक्टली कहे कि एक सेक्शन क्या था, सेक्शन का कंडीशन क्या था ITC का, कहा था गुड मस्ट बी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट। तो यहाँ पे गुड रिसीव तो हो नहीं रहा रिसिपिएंट को, गुड किसको जा रहा है, जॉब, डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास। तो उस केस में दिक्कत था, तो उस केस में स्पेशली प्रोविज़न ऐड किया गया और कहा गया कि अगर डायरेक्टली भी जॉब वर्क के केस में, अगर डायरेक्टली भी जॉब वर्कर को सामान मिलता है तो जो
अपना एक्चुअल रिसिपिएंट है, जिसका वो सामान है, जो उसका लीगल ऑनर है, ठीक है, उसको आईटीसी मिलेगा। 1 साल के अंदर अगर सामान वापस नहीं आता है, या 3 साल के अंदर कैपिटल गुड्स वापस नहीं आता है, 3 या 2 साल है जो भी, आगे जब जॉब वर्क आएगा तो देख लेंगे, वापस नहीं मिलता है तो उसको सब डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट सब लगेगा। किस दिन से डीम्ड सप्लाई? जिस दिन वो रिसीव हुआ है जॉब वर्कर को, ऐसा कहा गया था। तो जब भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा तो आउटपुट टैक्स बनेगा, ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगा। पर आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं। अब क्योंकि सितंबर महीने का बात किया है, ध्यान दीजिएगा, इन द मंथ ऑफ सितंबर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो इसका आईटीसी तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ले लिया होगा, आईटीसी सितंबर के महीने में ले लिया होगा, अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। द सेड रॉ मटेरियल हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बैंक फ्रॉम अप टू 30 अप्रैल, तो अब तक मिला नहीं है, तो आउटपुट टैक्स का ये पार्ट अभी नहीं बनेगा, क्यों? जब तक 25 सितंबर खत्म ना हो जाए। अगर 25 सितंबर को उसको रिसीव हुआ था तो 1 साल कब होगा? जब 25 सितंबर अगले साल का आएगा। तो ये तो पिछला साल का आईटीसी का बात है, इस साल का आईटीसी का बात भी नहीं है, पिछले साल का है। इस साल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर उसका बात हो रहा है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अभी 1 साल का समय खत्म नहीं हुआ है, 30 अप्रैल का बात हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स नहीं लगेगा, समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये हुआ आपका टोटल। अब आते हैं, यहाँ दिया हुआ है 50, 30, 80 हज़ार रुपया, जीरो रेटेड कंस्ट्रक्शन, वही सब चीज़। ये आपको जॉब वर्क के बारे में वही चीज़ लिखा हुआ है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 3 पे, ठीक। सिद्धि लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर इंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। सिद्धि लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग गुड, उसने ये सारे गुड्स खरीदे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर प्रोवाइड बाय द कंपनी। सबसे पहला कैपिटल गुड परचेज ऑन विच डिप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। तो फिर वही चीज़, जीएसटी कंपोनेंट पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है तो आईटीसी नहीं अवेलेबल होगा। गुड परचेज फ्रॉम रवि ट्रेडर, इनवाइस ऑफ रवि ट्रेडर इज रिसीव्ड इन, इनवाइस जनवरी में मिल गया है, लेकिन गुड्स कब मिलेगा? आफ्टर 2 मंथ। तो क्या कहा गया था? जब गुड रिसीव होगा तभी आप आरटीसी ले सकते हो, तो आरटीसी अभी नहीं ले पाएगा, 2 महीने बाद लेगा इसका। भले 2B में दिख रहा हो, 2B में दिखेगा, ये भी 2B में दिखेगा आपको, ये भी 2B में दिखेगा, जीएसटीआर 2B में, पर आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, नेक्स्ट जब ये गुड रिसीव होगा तब करना पड़ेगा, इस केस में तो अलाउ ही नहीं है। कार परचेज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार डिस्ट्रॉयड। अब जब डिस्ट्रॉय हो गया तो अब आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं, समझ गए। गुड यूज्ड फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर। तो देखिए, जो भी गुड्स फॉर ओन कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर प्लांट एंड मशीनरी कर रहा होता तो आईटीसी मिलता, पर प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड टेलीकम्युनिकेशन टावर लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड टेलीकम्युनिकेशन टावर। तो अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विस का अपने कंस्ट्रक्शन, ओन कंस्ट्रक्शन फॉर ऑन ओन अकाउंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन ओन अकाउंट, आपने गुड्स और सर्विस को यूज़ किया अपने लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो कैरी फॉरवर्ड, मैंने उसका आईटीसी नहीं मिलता था उस गुड्स सर्विस का। लेकिन कहा था प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा, लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी टेलीकम्युनिकेशन टावर है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जो टर्म था एक्सक्लूड करता है टेलीकम्युनिकेशन टावर को, तो इस पर भी नहीं मिलेगा। ट्रक परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड। तो मोटर व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड अलाउ है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर डिसअलाउ है, जब तक उसका सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, या फिर सीटिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है, लेकिन अगर वो इन बिजनेस और किस बिजनेस में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के, तो अलाउ है, फर्दर सप्लाई में तो अलाउ है, ठीक है। मोटर व्हीकल का ट्रेनिंग देता है, चलान ड्राइविंग ट्रेनिंग देता है तो अलाउ है, तो ये 3 चीज़ में अलाउ था। तो यहाँ तो खैर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है ही नहीं, ये तो है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इस पर अलाउ होगा, तो सिर्फ 80,000 अलाउ होगा, ठीक है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 1, 2 और 3 खत्म हो गया। लेटेस्ट रिकैपुलेट है, इससे आप हमेशा रिवाइज जब भी करना हो यहीं से करिएगा, इजीली रिवाइज होता है। अब जहाँ तक बात रहा क्वेश्चन का, तो प्लेलिस्ट में ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, ठीक।